तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रबंधकीय कौशल जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लेकर के आ गए हैं। यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप ये सारे जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 45 नंबर का प्रबंधकीय कौशल आपके एग्जाम में आने वाला है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा समस्या है लोगों को वो इसी सब्जेक्ट में आ रही है। तो अभी तक जितनी भी वीडियो हमने कराई हैं बढ़िया तरीके से समझाते हुए आपको कराया है और सबसे सरल यही आपको लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी आप जरूर दबा लेना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। अब ऐसे में अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है या फिर अभी आपने अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली है लेकिन अभी भी आपका स्कोर 130 से 135 तक ही आ रहा है टेस्ट में, तो ऐसे में आप अपने स्कोर को कम से कम 15 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सभी सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, तो ये सुपर प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए। मात्र 129 रुपये में आपको उपलब्ध है। और अगर आपने अभी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं की है, आप चाहते हैं कि थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट ऑल 4 सब्जेक्ट की थ्योरी और एक प्रैक्टिस सेट आपको 128 रुपये मिलेंगे। आप इसे भी मंगवा सकते हैं। और जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगा सकते हैं मात्र 199 में। कंप्लीट थ्योरी और 10-10 प्रैक्टिस सेट और टॉप 100 की जितनी भी हमने पीडीएफ बनाई है वो सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए आप मंगवा लीजिए, क्योंकि देखिए मौका एक बार आता है। अब ये महिला सुपरवाइजर की भर्ती पता नहीं कब आएगी। पता चला 129 रुपये बचाने के चक्कर में आपने इस बार प्रैक्टिस सेट नहीं मंगवाया। ठीक है, फिर वही 10 से 12 नंबर से आप पीछे रह गए, फिर आप कहेंगे अरे शुक्ला सर का पीडीएफ मंगवा लिया होता तो बढ़िया रहता। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने अभी नहीं मंगवाया है तुरंत मंगवा लीजिए। आपने बहुत महंगे महंगे कोर्स खरीद रखे होंगे, 1599, 1699। ठीक है, और फिर भी आप 130 के आसपास ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी 129 रुपये का प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी में और जो कह सकते हैं बूस्ट ला सकते हैं। 15 से 20 नंबर का आप बूस्ट ला सकते हैं इन प्रैक्टिस सेट को कवर करने के बाद में। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको ये प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लेने हैं, या थ्योरी और कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों प्राप्त कर लेना है। जो भी आपको चाहिए आप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप मैसेज भी नहीं करना चाहते हो तो ये क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आप 128 या फिर 199 या फिर 129 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आप लोग भी जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है, जो भी आपको पता, जो भी आपको सही ऑप्शन लगे। और हाँ, एक बात और, कल हमने मैथ की क्लास कराई थी। ठीक है, मैथ की क्लास हमने कल कराई थी, उसमें नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, और हम भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि हम भी सोच रहे थे जल्दी जल्दी आपकी क्लास हो जाए। उसमें क्या है, हमने एवरेज का क्वेश्चन कराया था। एवरेज के क्वेश्चन में क्या होता है, आंकड़ों का योग ऊपर रखते हैं और आंकड़ों की संख्या नीचे रखते हैं। सबको पता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन इतना हो गया कि जो संख्याएं हमने काउंट की थी वो हमने 6 लिख दिया था। तो वहाँ पर 6 संख्या नहीं है, वहाँ पर 5 संख्याएं हैं, ध्यान रखना। नीचे 5 आएगा और ऊपर जो योग है वो 317 आएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आंसर लगभग वही आएगा, 63 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 64 के आसपास ही आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में कन्फ्यूजन हो गया था, वो 5 की जगह हमने 6 काउंट कर लिया था। तो वो आप सही कर लेना, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए, आज आपकी रीजनिंग की क्लास भी आने वाली है। बढ़िया से क्लास आपकी चलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद में हम मिनी मॉक टेस्ट चालू करेंगे। बिल्कुल भी आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन करा के रहेंगे। जो लोग शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस जो हम बता रहे हैं आप उतना उतना करते चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस प्रकार का नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए। अब प्रशिक्षण संस्थान से अर्थ है जैसे कि आपका टेट में सिलेक्शन हो गया, टीईटी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, यूपी में ऐसा होता है, एमपी में नहीं होता है। टेट में सिलेक्शन होने के बाद में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही नहीं कि सिलेक्शन हुआ सीधे भेज दिया बच्चों के पास में, जाओ बच्चों को पढ़ाओ, फिर पता चला कि मास्टर साहब बच्चों को लगा रहे हैं, दो दो कान के नीचे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और बाकायदा प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है, कविता कहानी बोल के पढ़ाना है। ठीक है,
तो यही पूछ रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान को किस प्रकार का नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब क्या क्या कैसे कैसे सिखाना चाहिए, विशेषता उन्मुख या फिर परिवर्तनकारी, करिश्माई या फिर औपचारिक। अब चलिए आंसर देख लें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होना चाहिए एक शिक्षक में या फिर किसी भी एक प्रशिक्षण संस्थान में किसी को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो परिवर्तनकारी होना चाहिए। अब सर परिवर्तनकारी का अर्थ क्या है? परिवर्तनकारी का अर्थ है समय के साथ में खुद को परिवर्तित कर लेना। जैसे कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। मतलब कि आप अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप उस बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो उसी के अनुसार अपने आप को ढालिए, आप प्यार से बच्चे को समझाइए। अगर कोई तेज बच्चा है तो आप उसको एक बार में ही समझा देंगे तो वो सीख जाएगा। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो बार बार आपको समझाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, अपने आप को उसी उसी के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का जो है एक नेतृत्व का होना चाहिए, एक नेता का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होना चाहिए। समझ गए परिवर्तनकारी का अर्थ क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के लिए एक औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है? शिक्षा कहाँ पर दी जाती है, ये कुल मिलाकर के आपसे पूछा है। औपचारिक एजेंसी जानते हैं, औपचारिक एजेंसी का अर्थ है कि ये फॉर्मेलिटी वहाँ पर दिखानी पड़ती है। यानी औपचारिक जहाँ भी शब्द मिल जाए समझ लीजिए कई सारे नियम होंगे, ठीक है, एक टाइमिंग होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो हम इसको औपचारिक एजेंसी कहते हैं। तो शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी क्या होगी इनमें से, आइए देखते हैं। परिवार नहीं भैया, ये तो अनौपचारिक होती है। मम्मी पढ़ा रही हैं, अगर कुकर में सीटी आ गई तो मम्मी चली गई दाल जो है निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, पापा पढ़ा रहे हैं, कोई घर पे आ गए तो पापा ने कहा चलो बेटा थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अनौपचारिकता होती है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अनौपचारिक हो जाएगा। लेकिन आपसे तो औपचारिक पूछा है। देश देश में थोड़ी पढ़ाई होती है, पढ़ाई कहाँ पर होती है, विद्यालय में होती है। और विद्यालय में औपचारिकता होती है, यानी कि विद्यालय में आपको टाइम पर पहुँचना पड़ेगा। विद्यालय के नियम रहेंगे कि आपको ड्रेस पहन कर आना है, नाखून कटे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ऐसे नहा करके आना है, आपको चोटी बांध करके आना है। तो बहुत सारी वहाँ पर औपचारिकताएं रहती हैं, बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं। तो अगर आपसे पूछे शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी कौन सी है तो वो विद्यालय हो जाएगा। अगर आपसे पूछे शिक्षा के लिए अनौपचारिक एजेंसी कौन सी है तो वो आपका परिवार हो जाएगा। परिवार में कभी भी लेकर के बैठ जाते हैं, बाबा जी लेके बैठ गए पढ़ाने के लिए, दादी लेके बैठ गई पढ़ाने के लिए, कहानी किससे सुना रही हैं। तो यहाँ पर औपचारिकता नहीं होती है, कभी भी कोई भी पढ़ा सकता है, मजे में लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए औपचारिकता क्या होती है, अनौपचारिकता क्या होती है, समझ गए ना। आगे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए ये देखिए, ये फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। कह रहे हैं कौन सी प्राथमिक समंक डाटा एकत्रित करने की विधि नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की डाटा एकत्रित किए जाते हैं आपके प्रबंधन में। जैसे कि आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डाटा एकत्रित करना पड़ेगा। हाँ, इस ऑफिस में ये चीज़ें की जाती हैं, इन चीज़ों को टाइम पर पहुँचाना है, इन चीज़ों को निकालना है, इन चीज़ों को दुकान पर पहुँचाना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसके आधार पर डाटा को एकत्रित किया जाता है। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कौन सी उनमें से विधि नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि या फिर अनुसूचियों को भरना। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन है ये कोई विधि नहीं है, बल्कि ये प्रकाशित करती है। जो भी डाटा आप एकत्रित कर लेंगे ना, उसके बाद में जब उसको प्रकाशित करेंगे तो ये प्रकाशित करने की विधि है, एकत्रित करने की विधि नहीं है। ध्यान रखना, एकत्रित करने की ये सारी विधियां हैं, इन सारी विधियों के आधार पर एकत्रित किया जाता है। लेकिन उसका प्रकाशन कैसे करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत उसका प्रकाशन करते हैं, ठीक है। फैक्ट वाला प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये सब्जेक्ट सबको कठिन लग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है वो बड़े खुशी हैं, ठीक है, उनको कभी भी कठिन नहीं लगा। आप पुराने सारे वीडियो लेकर के देख लेना। चलिए, भारत के योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित कर दिया था? सबको पता था, योजना आयोग 1950 में बना था, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री हाँ जो है इसके अध्यक्ष थे। हमने कल ही पूछा था, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। देखिए हमने आपको बताया, चाहे वो नीति आयोग हो चाहे वो योजना आयोग हो, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष क्या होता है बता रखा है, कभी भी पदेन अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, जो भी रहेगा वो अपने आप इसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? योजना आयोग को बंद करके क्या चालू किया गया? वित्त आयोग चालू किया, नीति पैनल चालू किया, नीति आयोग चालू किया या फिर भारतीय योजना परिषद चालू किया? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग चालू किया गया 2014 में। किसके द्वारा चालू किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का आपका प्रश्न है, बताइए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और किसने इसको चालू किया था? ये तो कमेंट बॉक्स में अगर नहीं लिखा ना तो समझ लेना, ठीक है। ये बच्चा जानता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ऐसे ही हँसी-हँसी में खेल-खेल के पढ़ लेंगे, ठीक है? माइंडली अगर टेंशन लेके पढ़ोगे तो फिर समस्या हो जाएगी एग्ज़ाम सेंटर पे। अभी से ही दिमाग को ऐसे करके रखो, दिमाग बच्चा है, उसको अपने अंदर कंट्रोल करके रखो, ठीक है? उसको हँसा के, खिला के, डरा के, धमका के अपने साथ में एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है किसी भी कीमत पे। नहीं तो दिमाग आपके साथ में एग्ज़ाम सेंटर पे जाता नहीं है। दिमाग कहता है हम नहीं जा रहे, तुम जाओ भैया, तुम्हारा काम है, हम नहीं जा रहे। और अगर दिमाग तुम्हारे साथ में नहीं गया तो समझ लो खेला खत्म है, ठीक है? तो दिमाग है बच्चा, उसको समझाना है अपन को प्यार से, लालच दे करके, बस उसको अपने साथ में एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है, ठीक है? चलिए, 1852 में महिलाओं के अधिकारों का बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सावित्रीबाई फुले के द्वारा, रामाबाई रानाडे के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या फिर कस्तूरबा गांधी के द्वारा? ये गंधित लिख गया है, कस्तूरबा गांधी है, ठीक है? चलिए, आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा। ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इनके द्वारा 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? अब इसमें क्या करना रहेगा, जैसे ही नेता की बात आए, आप अपने आप को एक नेता मानो, ठीक है? कुछ भी मान लो, विधायक मान लो, पार्षद मान लो, ठीक है ना? ये सब नेता की कैसी फोटो बना रखी है। ऐसा ही होता है नेता, ठीक है? तो नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? अगर आप नेता हैं तो किस विषय का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए? राजनीति, सम्मोहन शक्ति, अब ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ के सम्मोहित कर लिया, मनोविज्ञान या फिर प्रभावी व्यक्तित्व? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोविज्ञान। ये अगर एक नेता के पास में नहीं है, इसका ज्ञान अगर नहीं है, तो वो नेता अभी तो ठीक ठाक है लेकिन आगे चल के फ्लॉप हो जाएगा। मनोविज्ञान का अर्थ है कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो आपको पता चल जाए, इसको मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है? सामने वाले की आंखों को देख करके आप समझ लो कि हाँ, इसमें ये चीज़ ये सोच रहा है हमारे बारे में, इसको कैसे हमें टेकल करना है। अगर ये हमसे गुस्सा है तो प्यार से अरे दीदी, अरे दीदी, अरे भैया, अरे अम्मा, अगर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आप हमें वोट दो और हम नहीं कर पाएँ। मान लीजिए इस साल आपने काम नहीं किया, अगले साल फिर आपको जीतना है। अरे दीदी इस साल गलती हो गई, कान पकड़ रहे हैं। मतलब कि कोई भी कंडीशन कुछ भी करे, नेता को देखा तो है ना आपने, ठीक है? तो वो मनोविज्ञान का इतना ज्ञाता होता है कि वो आपको अपने अंदर कंट्रोल कर ही लेता है, ठीक है ना? तो एक नेता को मनोविज्ञान बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा योजना का मुख्य उद्देश्य है? जब योजनाएं बनाई जाती है तो इनमें से कौन से उद्देश्य उसके मुख्य होते हैं जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं? मितव्ययता, निश्चित लक्ष्य, पूर्वानुमान या फिर उपरोक्त सभी? सभी लोग का अर्थ है कि ये सारे के सारे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भी आप योजना बना रहे हैं तो कम से कम खर्चा हो, ठीक है? मान लीजिए 100 रुपए आपके पास में है, अब आपको 2 योजनाएं बनानी है, तो इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इनपुट प्राप्त हो सके, ठीक है? तो मितव्ययता रखनी चाहिए, उसके बाद निश्चित लक्ष्य, एक फिक्स लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, बीच में वैकेंसी पटवारी की आ गई या फिर एमपीएसआई की आ गई तो उसकी करने लगे, ठीक है? बीच में आरक्षक की आ गई, आबकारी की, तो उसकी करने लगे। नहीं, आप एक फिक्स लक्ष्य लेकर के चाहिए। पहले अगर आपका सुपरवाइजर का एग्जाम है तो पहले सुपरवाइजर कर लेंगे, उसके बाद में किसी की तैयारी करेंगे, ठीक है ना? तो एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ, ये आबकारी का पेपर है, इसको अभी हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम महिला सुपरवाइजर की हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, हम इसको दे सकते हैं, तो हमको एक पूर्वानुमान होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 8 देख लेते हैं, देखिए नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोजन की विशेषता नहीं है? यानी आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी किसी भी आयोजन की विशेषता नहीं है? नहीं शब्द है, चलिए देखते हैं। नियंत्रण, सामान्य उद्देश्य, पूर्व केंद्रीकरण, कार्य विभाजन? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण केंद्रीकरण। पूर्ण केंद्रीकरण आपको समझाया था, केंद्रीकरण क्या होता है? किसी एक लोग का सभी जो सुविधाएं हैं उस पर नियंत्रण होना। जैसे कि हिटलर, जहाँ पर भी मैंने केंद्रीकरण समझाया था, क्या होता है हिटलर? मतलब कि आप कोई भी योजना अगर बना रहे हैं, कोई आप मान लीजिए कि आपके घर में शादी पड़ी है, ठीक है? मान लीजिए आपके घर में शादी पड़ी है, अब आप चाहते हैं कि ये आयोजन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए, तो इसके लिए क्या चीज़ नहीं करनी है? पूर्ण केंद्रीकरण नहीं करना है। मतलब खुद को ही राजा नहीं बना लेना है कि मैं जो कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने दादाजी से पूछिए, पापा जी से पूछिए, चाचा जी से पूछिए, इन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है। तो पूर्ण केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सबको सारी चीज़ें आप बांट दीजिए, बेटा तुम ये खाने वाले की व्यवस्था रखोगे, बेटा तुम ये पानी वाली व्यवस्था रखोगे, बेटा तुम सामान कौन कौन सा आ रहा है इसको लिखना है। तो पूर्ण केंद्रीकरण कभी नहीं करना है, सारे कामों को सब में बांट देना है, तभी आपकी आयोजन जो है वो अच्छे से निपट पाएगा, ठीक है? तो सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। कार्य विभाजित कर दीजिए, सबको अपना अपना कार्य बता दीजिए कि तुमको ये काम करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ये काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और नियंत्रण अपने पास में रखिए, यानी कि कोई भटक नहीं पाए, ये नियंत्रण रखिए। लेकिन पूर्ण केंद्रीकरण नहीं, पूर्ण केंद्रीकरण का अर्थ है कि सब कुछ खुद ही मैं ही करूंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपका आयोजन फ्लॉप हो जाएगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं।
देखिए, वह संगठन जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों के अधिकारों, कर्तव्य और दायित्व की सीमा होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि जहाँ पर एक सीमा बाँध दी जाती है, हाँ भैया, आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है? तो यहाँ भी हमने आपको बताया था, जहाँ पर भी सीमा रहे, रूल्स रहे, रेगुलेशन रहें, सारी कड़ाई से उसका पालन करना पड़े, तो वहाँ पर क्या होता है? औपचारिक संगठन होता है, अपने आप आंसर लगा सकते हैं। अभी तो समझाया था स्कूल वाले में, है ना? तो जहाँ पर भी नियम, कायदे, कानून रहते हैं, वो आपका औपचारिक संगठन का उदाहरण होता है। जैसे कि आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या किसी भी संगठन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको औपचारिकता दिखानी पड़ेगी, फॉर्मेलिटीज़ दिखानी पड़ेंगी। अनौपचारिक समझ गए, परिवार जहाँ पर भी आ जाए समझ लीजिए अनौपचारिक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, विशेष रुचि समूह ये किसके अंतर्गत आते हैं? चलिए ऑप्शन देखें फिर आपको समझाते हैं। द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह का अर्थ क्या है? वही औपचारिकता जहाँ पर आए वो आपकी द्वितीयक समूह होता है। परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर अनौपचारिकता रहती है। और जो ऑफिसेज होते हैं, जो स्कूल होते हैं, वो द्वितीयक समूह का उत्तर जो है द्वितीयक समूह का उदाहरण होते हैं। अब विशेष रुचि का अर्थ है कि एक ही काम, सारे लोग एक ही काम करेंगे। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो केवल आप पढ़ाई ही करेंगे, तो विशेष काम के लिए जा रहे हैं। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपका एयरटेल का ऑफिस है, तो आप एयरटेल से ही संबंधित काम करेंगे। यानी कि विशेष रुचि जो समूह होते हैं वो द्वितीयक समूह का उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके। नंबर 11 देखिए, कह रहे हैं कि समाजीकरण क्या है? सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करना, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया या फिर सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। यानी समाज ने जो नियम बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीखना है, इसी को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब इसमें आपको पता है शून्य भुखमरी सतत विकास लक्ष्य, एक मतलब भारत सरकार ने एक लिस्ट बना करके दी है कि ये सतत विकास के लक्ष्य हैं, इतने लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो शून्य भुखमरी यानी कि कोई भी भूख से पीड़ित नहीं रहेगा, इसको दर्शाता है? बताइए। SDG 1, SDG 3, SDG 2 या फिर SDG 4? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SDG 2 जो है वो हमको बताता है कि शून्य भुखमरी के बारे में क्या क्या कायदे कानून बनाए गए हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं कि भारत से भुखमरी को समाप्त किया जाए। यह SDG 2 में बताया गया है। आगे बढ़िए। अभी कोई अलग से नहीं है, वही एक लिस्ट जो बना रखी है उसी को हम SDG कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? अब आप नाम ढूंढोगे, अरे गॉडगिल पर आधारित थी या फिर किसकी, मतलब कि हेराल्ड डॉमर पर। यहाँ पर नाम तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर देश का नाम पूछा है। और आप सबको पता है भारत ने योजना कहाँ से ली थी बनाना? रूस से ली थी। तो कोई भी योजना होगी वो किस पर आधारित होगी? रूस पर आधारित होगी। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है भैया। हमने अमेरिका से कोई योजना नहीं ली है, हमने ब्रिटेन से कोई योजना नहीं ली है, चीन से कोई योजना नहीं ली है। हमने तो जितनी भी अपनी योजनाएं बनाई थी पंचवर्षीय योजनाएं, वो रूस से ली थी। रूस जैसे पंचवर्षीय योजनाओं पर काम करता था वैसे हम भी सीखते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नंबर 14 देखिए। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो योजना आयोग से या फिर योजनाओं से अच्छे खासे उठ करके आते हैं। अभी योजनाओं की टॉप 100 की PDF बनाने वाले हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए, रोलिंग प्लान किस योजना श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो रोलिंग प्लान चलाया गया था वो किस योजना में आएगा? परिपेक्ष योजना, वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना या फिर संकेतक योजना? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, वार्षिक योजना। एक साल की योजना चलाई गई थी, उस एक साल की योजना को हम क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बता रखा है, PDF में भी बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रखा है। मैनेजमेंट की जो सेकंड नंबर की PDF है उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। शायद मैनेजमेंट की एक ही PDF है, एक ही PDF हमने पूरा मैनेजमेंट कवर किया है। लगभग उसमें 86 से 88 पेज है, उसी में आपको ये पूरा मैनेजमेंट हमने क्लियर किया है, प्रबंधन पूरा क्लियर किया है। वहाँ पर हमने आपको योजनाओं के बारे में भी डिटेल में बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 बाल विकास की 2 PDF हैं, ठीक है। देखिए, प्रबंधकीय क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अगर आपको कोई प्रबंधन करना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी? संगठन होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना है तो एक संगठन होगा जिसके आधार पर आप काम करेंगे, उसका नियोजन करना पड़ेगा, यानी कि प्लानिंग बनानी पड़ेगी। नियोजन का अर्थ है प्लानिंग बनाना। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तभी आप प्रबंधकीय क्रियाएं कर सकते हैं, तभी आप प्रबंधन का कार्य सही से कर सकते हैं। आगे देखिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 कथन भी आएंगे। जो महानुभाव हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कह के निकल गए, ठीक है। कोई बातें कह दी और कह के वो तो निकल गए ऊपर, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो अब इनमें से एक ये कथन दिया गया, ये किसने कहा था, ये आपसे पूछ रहे हैं।
प्रबंधन सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन है आपका, पूछ रहे हैं कि ये कथन किसने कहा था? क्रिटनर ने कहा, जॉनसन ने कहा, लोवेल ने कहा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोवेल महोदय ने कहा था कि प्रबंधन सबसे बूढ़ी कला है तथा सबसे जवान पेशा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। दूसरों के विचार को पढ़ने की शक्ति क्या कहलाती है? वही बात, आपके सामने कोई खड़ा है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, इसको आप अगर पढ़ लो तो इसको हम, इस जो शक्ति है अपने पास में, ये सोचने समझने की जो शक्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे, प्रवृत्ति कहेंगे, दूर संवेदना कहेंगे या फिर ज्योतिष कहेंगे? अब ये ज्योतिष नहीं आ जाएगा, ठीक है? ज्योतिष तो भविष्य बताते हैं उनका खुद का भविष्य पता नहीं रहता है। अभी आपने बहुत सारे प्रचार देखोगे, एस्ट्रोटॉक और ये बहुत सारे प्रचार आते हैं, उनको अपना खुद का भविष्य नहीं पता है पर आपका भविष्य बता रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरों के विचारों को पढ़ने की जो क्षमता होती है वो सुदूर संवेदना कहलाती है, ठीक है? दूर संवेदना कहलाती है। दूसरों के विचारों को आप पढ़ सकते हैं, देख करके पढ़ सकते हैं। ज्योतिष नहीं होगा, ध्यान रखना, गलती से ज्योतिष लगा के चले जाओ। चलिए, संचार के अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन को किस लैटिन शब्द से लिया गया है? कम्युनिकेशन शब्द को किस लैटिन भाषा से, आप सबको पता है कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से लिया गया है, पहले ही आपको बता रखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 में हमने कराया था। तो कौन से शब्द से लिया गया है लैटिन के? कम्युनिस्ट से लिया है, सिटीसिया से लिया है या फिर फोर्टिस से लिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस्ट, उसी से कम्युनिकेशन को बनाया गया है। और देखने में भी सेम टू सेम लग रहा है, तो आप लगा सकते हैं आंसर। आगे बढ़िए 19 नंबर। दृश्य सहायक सामग्री अधिगम को कैसा बनाती है? जो आपको मान लीजिए फोटो दिखाई जा रहा है, देखिए अधिगम का अर्थ क्या है? पढ़ाना लिखाना। अगर आपको रटाया जा रहा है, किताबों से रटाया जा रहा है, तो वो किस तरह का हो जाएगा? वो नीरस और फीका हो जाएगा, बोरिंग लगेगा आपको, आप नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कितनी जल्दी छुट्टी हो और घर पे जाएं अपन, ठीक है? लेकिन कह रहे हैं कि दृश्य सहायक सामग्री यानी कि कैलेंडर टांग दें या फिर स्क्रीन लगा दें या फिर जो 12 खड़ी होती है, ठीक है ना, कैलेंडर में अनार आम बना रहता है, आम दिखाई दे रहा है, ये आम है बेटा, ये अंगूर है बेटा देखो कैसा है, ये कुत्ता है बेटा देखो बैठा है। तो ये क्या होता है? दृश्य सहायक सामग्रियां होती हैं और ये अधिगम को कैसा बनाती हैं? तो ये अधिगम को मूर्त और अर्थपूर्ण बनाती हैं। मूर्त का अर्थ है कि आपको दिखाई देगा, आप जीने लगेंगे उस चीज़ को। जैसे कि इनने कहा कि देखिए ये का से कबूतर होता है बेटा, ठीक है, अब रटा दिया, रटाने से आपको याद हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। बच्चों की बात कर रहे हैं, आप तो थोड़ी भूलेंगे, बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन अगर यही कबूतर का चित्र आप उनको दिखा देंगे, ठीक है, तो उनको याद हो जाएगा। अब ये कबूतर कैसा बन गया भैया ये कैसा कबूतर है? अबे यार ये तो मुझे लग रहा है कछुआ बन गया है, ठीक है, चलो का से कछुआ मान लो, ठीक है, कबूतर नहीं बना पा रहे हैं हम। अब ड्राइंग अपनी जैसी है वैसी सिखाएंगे, पर आपको सिखा देंगे, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए आपको। चलिए मान लीजिए का से कछुआ है, ठीक है, अब आप कछुआ जब बताएंगे ना कि बेटा का से कछुआ होता है, अगर रटाएंगे तो भूल जाएंगे, चित्र दिखा दिया तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आपने एक कहानी सुना दी ना कि बेटा कछुआ और खरगोश की एक कहानी थी, खरगोश दौड़ा, कछुआ भी दौड़ा, खरगोश को लगा कि ये कछुआ तो धीरे धीरे पहुंचेगा, खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया, तो फिर ये चीज़ जो है ना उनको हमेशा याद रहेगी। अब आप पूछोगे ना काफ और क्या होता है बेटा, तुरंत बताएंगे कछुआ, क्योंकि उनके चीज़ जो चीज़ है उन्होंने उसको मूर्त और अर्थपूर्ण बना लिया है, उन्होंने उस चीज़ को जी लिया है, ठीक है। तो जो भी दृश्य सहायक सामग्रियां होती हैं वो चीज़ों को मूर्त और अर्थपूर्ण बनाती हैं। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अच्छी लग रही कि नहीं क्लास, बोरिंग तो नहीं लग रही है? नंबर 20, आप और क्लास देखिए, 10-10 क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रबंधन के, बोरिंग की बोरिंग लगेगी और 1 घंटा आपका खा जाएंगे। समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, संचार की प्रक्रिया कब पूरी होती है? प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है, प्रेषक संदेश प्रेषित करता हो, संदेश चैनल द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संचार का मतलब क्या होता है पता रखा है ना? जब आप किसी से अपनी बातचीत करते हैं या फिर अपना संदेश किसी के पास पहुंचाते हैं, उसका संदेश अपने पास लेते हैं, इसको हम संचार प्रक्रिया कहते हैं। ये पूरी कब मानी जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आप जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है तभी इसको हम पूरा मानेंगे। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके जो भी हों, ठीक है, वो आप जानिए, ठीक है। आपने संदेश भेजा कुछ भी, उन्होंने आपको संदेश भेजा कुछ भी, अब ना आप समझ पाए और ना वो समझ पाए, तो क्या संचार प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। आपने उर्दू भाषा में लिखकर पहुंचा दिया या चाइना में लिख के पहुंचा दिया, उनको चाइनीज़ या फिर उर्दू भाषा आती नहीं है, तो ये जो प्रक्रिया है ये कभी भी पूरी नहीं मानी जाएगी। आप हिंदी में लिख करके पहुँचा रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जब प्राप्तकर्ता को संदेश पूरी तरह से समझ में आ जाए तो हम मानेंगे संचार प्रक्रिया पूरी हुई है। अगर संदेश समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए संचार प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता ने अगर संदेश को समझ लिया तो समझ लीजिए जो संचार प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? मतलब जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को क्यों बनाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए देख लेते हैं। केवल विकास के लिए, आधुनिकीकरण और समानता के लिए, विकास और बिचौलियों के उन्मूलन के लिए, या फिर विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता, किसके लिए बनाया गया था पंचवर्षीय योजना को? तो ऐसे ही प्रश्न जहाँ पर भी आए तो जहाँ पर ज़्यादा उसकी बड़ाई की गई हो यही वही आपका आंसर होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि देश का विकास हो, देश में आधुनिकीकरण आए, देश में समानता आए, देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? आप सबको पता है, इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ। पांचवी और चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच में कहा था कि गरीबी को हटाना है अपने को देश से। ठीक है, तो ये जो आपका नारा है वो किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छता अभियान में भाग लेने जैसी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं? अगर आप स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं तो इनमें से किसके अंतर्गत ये गतिविधियां आएंगी? मूलभूत आवश्यकता पूर्ति के अंतर्गत, या फिर सामुदायिक सेवा के अंतर्गत, या सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत, या फिर पर्यावरणीय जागरूकता के अंतर्गत? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आएंगी। अगर आप स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं, सामुदायिक सेवा क्या होती है? जितना भी आपके समुदाय, समुदाय का अर्थ है कि जहां पर भी आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस भी स्थान पर आप रह रहे हैं, तो अगर आप इसमें साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, या पानी दे रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दें एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स आपको मिल सकते हैं। आबकारी के नोट्स मिल सकते हैं जो लोग आबकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, जुलाई में एग्जाम है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, भर दीजिए तुरंत। 15 ही दिन का समय दिया है, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। ठीक है, तो इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। या आपका कोई बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन इसकी तैयारी कर रहा हो तो उसको भी बता देना। नंबर 24, जिस संचार के लिए सीधी बात और बातचीत की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी अगर आप बातचीत करके कोई भी संचार कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? लिखित कहेंगे, भाई जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लिखना इसमें तो आएगा ही नहीं। दृश्य संचार कहेंगे, या फिर मौखिक संचार कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे? तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी है मौखिक संचार। मौखिक का अर्थ होता है कि आप मुंह से बोल करके कोई बात अगर कह रहे हैं और सीधी बातचीत कर रहे हैं, तो सीधी बातचीत कब करेंगे? आमने सामने ही तो करेंगे, है ना। ये है आप, ये है वो, आमने सामने बात करेंगे तो क्या होंगे? मौखिक करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं आमने सामने और लिख करके दे रहे हो, तो ये तो फालतू की बात होगी ना। लिख करके क्यों दे रहे हो भाई? जो चीज़ आप सामने कह सकते हो तो लिखने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो हम इसको सीधी बातचीत को या फिर सामने आमने की बातचीत को मौखिक संचार कहते हैं। चलिए नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो मानव संसाधन विकास का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरी योजना, आठवीं पंचवर्षीय, या फिर सातवीं योजना? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन पर विकास। ठीक है, इसी पर केंद्रित थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। नंबर 26 देख लीजिए। नंबर 26 है, वर्ष 2015 के पहले पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण कार्य में और विनियमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार थी? यानी कि वर्ष 2015 से पहले पहले ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं या जो भी निर्माण होता था, जो विनियमन होता था, उसका नियंत्रण कौन करता था? भारतीय रिजर्व बैंक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोई मतलब नहीं है। योजना आयोग या नीति आयोग, बताइए। तो नीति आयोग 2015 में बना, 2014 में बना, 2015 में काम करना चालू किया, लेकिन आपसे पूछा है 2015 से पहले, तो 2015 से पहले कौन था? योजना आयोग था। 1950 में स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पहले योजना आयोग काम करता था, 2015 से नीति आयोग काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए 27 नंबर, एक टीम निर्माता के रूप में एक नेतृत्वकर्ता को टीम भावना पैदा करने के लिए कौन सी नेतृत्व शैली चाहिए? आप मान लीजिए किसी टीम के कैप्टन हैं, ठीक है, आप अपनी टीम में टीम भावना पैदा करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करें तभी तो जीत सकते हैं। बिना एक दूसरे की हेल्प किए हुए आप नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी नेतृत्व शैली होनी चाहिए उस नेता में, उस कैप्टन में, जो टीम को एक साथ लाना चाहता है? निरंकुश होना चाहिए, मानवतावादी, गतिशील, या फिर सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो जो नेता है वो गतिशील होना चाहिए। खुद अगर एक्टिव रहेगा तभी वो दूसरों को एक दूसरे से जोड़ पाएगा। केवल मानवतावादी होने से भी काम नहीं चलेगा कि आप बहुत सीधे साधे हो तो कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। निरंकुश भी नहीं होना हिटलर की तरह, अगर आप निरंकुश हो गए तो समझ लीजिए आपका नाश पक्का है। लेकिन आपको गतिशील होना पड़ेगा। गतिशील का अर्थ है टाइम पर आपको चीज़ें, मतलब कि अगर कठिनाई आ रही है तो उसको आपको सॉल्व करना है। आपको कभी कभी जो है कड़े डिसीजन भी लेने हैं, कभी कभी आपको मानवतावादी भी होना है। तो हर चीज़ होनी चाहिए एक जो है कैप्टन के अंदर। जैसे आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी मूवी सबने देखी है ना, उसमें क्या है, कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा धोनी कहते हैं कि हमें कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे और सभी सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फील्डिंग कमज़ोर हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया? वहाँ पर वो पूरी तरह से निरंकुश भी नहीं हुए, मानवतावादी भी बने रहे। ठीक है ना,
तो वो कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ें जिसमें होती हैं थोड़ी-थोड़ी, उसको हम गतिशील कहते हैं, एक्टिव कहते हैं, तो हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए। नंबर 28, संचार का प्राथमिक माध्यम क्या है? ठीक है, अगर आपको संचार करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको आनी चाहिए? कार्यवाही, भाषा, हाव-भाव या फिर कला। अब संचार करने के लिए वही हमने बताया ना, भाषा होनी आवश्यक है। भाषा का अर्थ है आप बोल रहे हो चाइनीज़, ठीक है, आपके वो बोल रहे हैं मराठी, अब ना तो आप समझ पाएँगे ना वो समझ पाएँगे, ठीक है, और यहीं पर क्या है, सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा संचार का प्राथमिक माध्यम होता है। अगर आपको चाइनीज़ आ रही है तो उनको भी चाइनीज़ आनी ही चाहिए। नंबर 29 देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं 1952 में इनको शुरू किया गया था। तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण समुदाय का उत्थान, अल्पसंख्यक उत्थान, बेरोजगारी की समस्या का उत्थान या फिर शहरी समुदाय का उत्थान। चलिए आंसर देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ था ग्रामीण समुदाय का उत्थान। जो ये योजना चालू की गई थी, जो ये कार्यक्रम चालू किया गया था, तो ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया था, उनकी भलाई के लिए चालू किया गया था। शेयर जरूर कर देना सबके पास में, है ना? अब व्यूज़ कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, आप लोग क्या कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो क्या, है ना? तो फिर हमारा जो उत्साह कम हो जाता है, ठीक है ना? शेयर कर दीजिए जिससे अच्छे खासे व्यूज़ आएँ, तो हमारा भी मन हो, हाँ भैया सब पढ़ रहे हैं अच्छे से और वीडियो हम लेकर के आते हैं, तेज़ी से काम करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है? यानी कहाँ पर आपको सहयोग की भावना देखने को मिलती है? परिवार में, खेल और परिवार में, भीड़ में या फिर परिवार, समाज और खेल में? कहाँ पर सहयोगात्मक भावना आपको देखने को मिलती है? तो इन तीनों जगह पर आपको सहयोगात्मक भावना देखने को मिलेगी, परिवार में, समाज में और खेल में। अगर इन तीनों में अगर सहयोग नहीं है तो समझ लीजिए इनका सत्यानाश होना तय है। अगर परिवार में सहयोग नहीं है तो जान लीजिए आगे चल के परिवार टूट जाएगा। अगर समाज में सहयोग नहीं है तो जान लीजिए समाज आगे चल कर के नष्ट हो जाएगा। और अगर खेल में सहयोग नहीं है तो समझ लीजिए वो टीम हारने ही वाली है। ठीक है, तो ये तीनों जगह पर सहयोगात्मक भावना का होना आवश्यक रहता है। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तुरंत आप लोग अपने नोट्स मंगवा लीजिए। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है वो भी मंगवा लीजिए, क्योंकि आपका रिवीजन बेहतरीन हो जाएगा। टॉप कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और 15 से 20 नंबर अभी भी आपके बूस्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। 15 से 20 नंबर और आप आगे बढ़ सकते हैं लोगों से, ठीक है। बाकी जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो 199 वाला मंगवा करके तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और केवल आपको अगर थ्योरी चाहिए तो 128 में मिल रही है, और केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 129 में है, ठीक है। और जो लोग इनमें से कोई भी चीज़ मंगाए रहेंगे उनको आगे की सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम अपडेट हम वहाँ पर देते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।